शायद ये तो हम लोग किए थे नहीं, इनकम बेस्ड में हमने ये सवाल किया था। देखिए सुनिएगा, मैंने आपको बताया था इसमें दो तरह का सवाल पूछा जाता है। एक में जब बचत क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। कल मैंने इसका चर्चा किया था। जब बचत सेम रहेगा तो सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे इधर। सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप बैलेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं जैसे हम लोग कल किए थे, और दूसरा आप बेसिकली कर सकते हैं। नहीं, और यहां पर इस सवाल में प्रत्येक का जो बचत था वो 600 रुपए था, ए का भी और बी का भी, दोनों का बचत बराबर था। इसलिए सवाल करने का दो तरीका हो गया था, एक बैलेंसिंग और दूसरा आपका बेसिक। लेकिन कुछ ऐसा सवाल रहेगा जिसमें दोनों का बचत समान नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो फिर वैसी स्थिति में बैलेंसिंग से सवाल ये नहीं होगा। वैसी स्थिति में सवाल को फिर बेसिकली करना होगा। कैसे बेसिक से? हम दोनों में 600 रुपया घटाए थे। अगर अलग अलग दोनों का बचत रहता, एक का बचत 600 और दूसरे का बचत 400, तो 600 हम घटाते और इसमें हम 400 घटाते। तरीके जो हमने कल बताया था वही रहता आपका बेसिक वाला, है ना। आगे एक सवाल यहां पे लिखिएगा सब लोग। बुक वाला सवाल बना रहे आप लोग? एकदम कंपलसरी है बनाना, क्योंकि हम बहुत जल्द बुक का सवाल शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चंस कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 6xy है, ठीक है। कह रहा है y अनुपात x कितना होगा। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में यही दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर और इक्वल टू 6xy। सवाल कहता है y अनुपात x कितना होगा। तो एक तो हमारा तरीका जानते हैं क्या होगा। पहला तरीका हमारा होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन का, जो कि सबसे बेस्ट तरीका इस सवाल के लिए हो जाएगा। इस सवाल के लिए सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा ऑप्शन आपका, है ना। देखो ऑप्शन नंबर हम ए से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 1:3। देखो पहले यहां पर y है और पीछे में, पहले y है और पीछे x है। इसका मतलब ये y का मान है और ये x का मान है। पहले y पीछे x, यानी ये y का मान है और ये x का मान है। अब करना क्या है आप सभी को, LHS में और RHS में x और y का मान बैठाना है बारी बारी से सारे ऑप्शन से, और जो ऑप्शन के x y का मान बैठाने पर दोनों तरफ बराबर मिल जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलो बैठाते हैं, जहां x है वहां 3, जहां y है यहां 1 बैठाइए। तो 3 का स्क्वायर 9 और y का मान 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 गुणा 9, 9 हो जाएगा। फिर यहां पर 6 गुणा 3 गुणा 1 हो जाएगा। तो आप बताइए 18 बराबर 18 हो गया क्या। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, सही है। 1:3 ही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में यहां पर y अनुपात x, पहले y है पीछे x है, यानी x का मान हम बैठाएंगे 3 और y का मान बैठाएंगे 1, इसमें जो दिया हुआ है। अब आप इधर और इधर बैठाइए, और बैठाने से क्या दोनों तरफ सेम मिल गया, मिल गया 18 बराबर 18। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर सपोज ये दोनों सेम नहीं मिलता तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी के थ्रू चलते, सी के थ्रू चलते या फिर डी के थ्रू चलते आपका।
तो एक तरीका हमारा ये होगा, देखो कंपटीशन में सवाल जल्दी करना होता है, जो तरीके से जैसे भी सवाल जल्दी हो वो तरीके आपको फॉलो करना है। बाकी इसका हम बेसिक रूल्स भी बता रहे हैं, वो आपको जानकारी के लिए, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के सवाल को सीधे ऑप्शन से ही चेक करना होता है, बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ इसमें कहना है जो मैंने बताया? चलिए तो और में देखते हैं सर कैसे समझेगी, पहले x पहले y। अरे यहां दिया हुआ है, आपसे पूछता है क्या है कि y अनुपात x किसके बराबर है। क्वेश्चन पूछता है कि y/x बताओ, तो ऑप्शन में भी जो होगा y/x ना होगा, जो पूछेगा वही ना ऑप्शन में होता है। पूछ रहा है पहले y बाद में x, इसका मतलब ऑप्शन में हम समझ जाएंगे पहले y होगा और बाद में x होगा। यहां से इसको समझें, अपने मन से नहीं करना है कुछ। देखिए और में हम तरीके को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। और में हमारा तरीके क्या हो सकता है, और में हमारा ये बेसिक रूल्स हो जाएगा। देखो ये क्वाड्रेटिक है और इसको तोड़ना है आप सभी को। देखिएगा x² माइनस का 6xy प्लस का 9y² इक्वल टू 0, ये इस तरफ ला दिए माइनस, उधर 0 रह गया। अब कल के क्लास में भी हम क्वाड्रेटिक का चर्चा किए थे, नहीं आप में नहीं किए थे, अगले वाले में किए थे ना। खैर मैं बताता हूं, खिचड़ी हो जाता है ना, किसमें कौन कौन कराए थे, है ना। आप में नहीं किए थे, दूसरे बैच में किए। देखो यहां पर दो चार लोग से पूछे थे, है ना, डंटा उंटा भी उठाए थे, है ना, इसलिए याद रहता है उसे, लेकिन मारे नहीं थे लास्ट में, इसलिए याद है कि मैंने क्वाड्रेटिक का चर्चा किया था। आप में नहीं किए थे। सुनिएगा क्वाड्रेटिक को तोड़ते कैसे हैं, आपको मैं सिखा रहा हूं, ध्यान सीखिएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीके बता रहे हैं क्वाड्रेटिक तोड़ने का। देखो यहां पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और फिर यहां पर आपका y² का कोफिशिएंट 9 है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो बोलो 1 गुणा 9 कितना हो गया, गुणनफल 9 आ गया। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक को तोड़ना है तो x² का कोफिशिएंट और y² कोफिशिएंट को गुणा करिए, कितना गुणा करने पर आया, 9। अब इसका ऐसा 2 फैक्टर करिए, इसको ऐसा 2 पार्ट में बांटिए जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 6 आता हो, माइनस का 6 आता है। तो बताइए कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 3, क्योंकि -3 और -3 को गुणा करेंगे तो वापस प्लस का 9 हो जाएगा, और -3 और -3 करेंगे तो यहां पर माइनस का 6 हो जाएगा। सही बात है, -3 और -3 गुणा करिए तो प्लस का 9, गुणा करने पर ये आवे और जोड़ने घटाने पर ये वाला आवे आपका। इस तरीके से वहां पर तोड़ना है और सब सेटिंग रहता है, वो टूटेगा ही टूटेगा आपका। चलो -3 में टूटा, अब इसको बढ़ाइए, x² माइनस का 3x फिर माइनस का 3x, अब प्लस का हो जाएगा 9y² इक्वल टू 0। -3 तो xy -3xy। अब चाहे तो देख लीजिए -6xy को लिख सकते हैं -3xy। आप बताइए इन दोनों में पहला 2 टर्म में कुछ कॉमन है क्या, x कॉमन है, तो x हमने कॉमन किया तो बचा क्या, x माइनस में आपका हो जाएगा 3y हो जाएगा। सही बात है। अच्छा और देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3y कॉमन है, 3 भी कॉमन है दोनों में, y भी है, तो 3y कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3y, यहां भी x माइनस 3y यहां, तो फिर से एक बार कॉमन करेंगे, तो x माइनस 3y को फिर से एक बार कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 3y बचेगा, x यहां और 3y यहां बराबर में 0, यानी ये हो जाएगा x माइनस 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही चीज ना आ गया 2 बार, तो होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए स्क्वायर चला गया उस तरफ, खत्म, तो क्या हो गया, x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये जो माइनस का 3y है उस तरफ किसमें चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। हमसे कह रहा है कि y अनुपात x बताओ, तो देखो रेशियो उल्टा होता है, x के साथ गुणा में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है,
रेशियो हमेशा उल्टा लेते हैं। अगर ऐसा कभी मिल जाए, पूछेगा कोई y का रेशियो, तो याद रखना इधर वाला, x का रेशियो इधर वाला। अगर कहीं आ गया सॉल्यूशन कर रहे हैं और आ गया 3a इक्वल टू 4b, कोई कह देगा कि a अनुपात b बताइए, तो आज के बाद याद रखना a का रेशियो उधर वाला कोफिशिएंट 4 और b का रेशियो इधर वाला कोफिशिएंट 3। रेशियो हमेशा उल्टा लेते हैं, है ना, रेशियो हमेशा जो है उल्टा लेते हैं। ये कहावत है ना, दूर का ढोल सुहावन, है ना, वही हाल आपका है। ए की अपनी संपत्ति बगल में 3 है, ये पसंद नहीं पड़ रहा है तो बी के यहां झांक रहा है, बताइए ना। नहीं, ए को अपना वाला पसंद नहीं है, बी वाला, तो बी जो है बदल मार खेल रहा है ना, कि जब तुमको हमारा वाला पसंद है तो हमको भी तोरे वाला पसंद है नहीं। तो बी को इसका वाला पसंद है, ए को उसका वाला पसंद है, समझे। ये होता है नहीं। तो बहुत ही होता है, सही बात है। तो ए का इधर 4 हो गया और बी का इधर 3 हो गया, मतलब रेशियो याद रखना, ऐसी स्थिति में उल्टा लिखते हैं। तो देखो y अनुपात x, तो y का इधर वाला x का इधर वाला 3 आंसर हो जाएगा। ये हमारा बेसिक चीज है। एक बात और सुनिए यहां पर, एक तो हम ऐसे करेंगे बेसिकली, दूसरा नंबर यहां से भी और लगा करके आप डायरेक्ट यहां से ऐसे सोच सकते हैं। आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, ये फॉर्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, देखिए ना यहाँ पे मिला है, मतलब ये चीज को डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप बताइए ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर x का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर, और माइनस है तो x माइनस 3y का सीधे होल स्क्वायर आप सोच सकते हैं। ये है x का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर है। आई है माइनस 2ab, करो माइनस 2ab, तो करिए ना इसको, माइनस 2ab करिएगा तो 2x 3y गुणा करिएगा तो माइनस का 6xy मिलेगा आपका। तो इतना के जगह पर हम चाहे तो डायरेक्ट जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इतना लिख सकते हैं। इतना बराबर जब हो जाएगा 0, स्क्वायर जाएगा उधर तो हो जाएगा x बराबर 3y हो जाएगा, और y का रेशियो इधर वाला 1, x का रेशियो इधर वाला 3, ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में करना है कैसे, ऑप्शन से ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है। कुछ कहना है किसी को, क्या आवाज कम, सही है, पीछे भी तो जाना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी लोग। कितना आ रहा है, 1/36। देखिए यहां पे सीधे आपको बैठा देना है। सवाल कहता है a/b इक्वल टू c/d 1:6। देखो रेशियो क्वेश्चन में एक ही को दिया हुआ है, रेशियो जो है इस क्वेश्चन में एक ही को दिया 1:6। इसका मतलब यही रेशियो इसका भी है और इसका भी है,
ये जो रेशियो आपको दिख रहा है वो इसका भी वही रेशियो है और इसका भी वही रेशियो है। आप बताइए इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? इन दोनों रेशियो में कोई कॉमन है ए बी और सी डी में? बोलिए नहीं कॉमन है। अगर ऐसे रहता ना ए अनुपात बी रहता, बी अनुपात सी रहता, तब यहां पर बी दोनों में क्या होता है? कॉमन। और जब दोनों में बी कॉमन होता तो फिर आपको बैलेंस करना पड़ता, लेकिन यहां पर दोनों में कॉमन नहीं है इसलिए बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, सीधे मान यूज करिए डायरेक्ट। देखो बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कॉमन टर्म को बराबर करना ही बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग यहां पर रेशियो का बैलेंसिंग किसे कहेंगे? तो सिंपल बात है, रेशियो में जो कॉमन टर्म है उसको बराबर करना ही क्या है? बैलेंसिंग है। यह ध्यान रखना आप सभी को। इन दोनों में कोई कॉमन टर्म नहीं है तो बैलेंस करने का जरूरत है नहीं, आप चाह के भी यहां पर बैलेंस नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा बात? बैलेंस कब करते हैं? जब रेशियो में कुछ कॉमन रहता है। जब कॉमन है ही नहीं तो आप बैलेंस कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं है। आप सीधे रेशियो यूज करिए डायरेक्ट। बोलो, हमसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए ए सबसे शुरू में है तो इसका रेशियो वैल्यू, और सी भी सबसे शुरू में है तो इसका रेशियो वैल्यू 1 ही होगा, है ना। ए शुरू में अनुपात बी तो ए का मान 1, सी अनुपात डी सी का मान 1। तो देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे है बी डी, तो बी है सेकंड नंबर वाला तो बी का मान 6 और डी का मान भी 6 हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बोलो 1 + 1 2 ऊपर और 36 36 72 नीचे, आंसर 1/36 एकदम सही है। तो ये भी सवाल आपको बता रहा है कि अगर कोई टर्म कभी कॉमन नहीं रहेगा तो वैसी स्थिति में आपको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो क्या करेंगे? पुट कर देंगे। देखो ये रेयर सवाल है, अक्सर ज्यादातर जो सवाल मिलेगा ना वो बैलेंस करने वाला सिस्टम ही वहां पे रहता है, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर रहता है, ज्यादातर सवाल में वो मिलेगा। आइए रेयर सवाल है जिसमें अलग अलग रहेगा, और अलग अलग रहेगा तो और ही कम मेहनत है। अगर हम सीधे मान को क्या करना है, खाली बैठा देना, आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए पूछना रहेगा, बोलिएगा। ये हमारा क्वेश्चन अभी नहीं लिखना है, थोड़ा इंतजार करिए। यहां पर क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसको हटा ही देते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा जानकारी रखिए, यहां पर सी एंड डी मेथड, सी एंड डी मेथड, इसको हम लोग कहते हैं, पूरा नाम इसका हो गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हिंदी में कहते हैं योगांतर विधि। योगांतर आप वर्ड को तोड़िए तो योग प्लस अंतर, योग मतलब समझते हैं ना सम ए प्लस बी, और अंतर मतलब समझते हैं डिफरेंस ए माइनस बी। तो ये हो गया सी एंड डी मेथड का मतलब हो गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। हिंदी में कहेंगे योगांतर विधि, योगांतर यानी योग प्लस अंतर, यही चीज का यूज है। आप मेरी बात को सीखिए। यहां पर जैसे दिया हुआ रहेगा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, सबसे पहले आप याद रखना सी एंड डी हमेशा दोनों तरफ लगता है, LHS RHS दोनों तरफ लगता है, कभी सिंगल साइड सी एंड डी का प्रोसेस नहीं लगता है। सी एंड डी सिंगल साइड लगेगा कि दोनों तरफ लगेगा? दोनों तरफ लगेगा, हमेशा याद रखना है, कभी सिंगल साइड सी एंड डी नहीं लगता है। अब सुनिए यहां पर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये गिवन है, ये जो है ना गिवन है। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए आप सी एंड डी, अप्लाई सी एंड डी, अप्लाई कर देना है सी एंड डी मेथड। योगांतर विधि, योगांतर विधि कहता है कि योग करके आप लिखो ऊपर और अंतर करके कहां लिखो? नीचे। तो बताइए ए बटा इधर अलग प्रोसेस होगा, उधर अलग होगा। यहां पे दो ठो भिन्न का आंसर क्या ए और बी है, तो जोड़ के कहां लिखेंगे? ऊपर, और घटा के कहां लिखेंगे? नीचे। यानी ए प्लस बी ऊपर, ए माइनस बी नीचे। और जैसा प्रोसेस LHS में ठीक वैसा ही प्रोसेस यहां भी, जोड़ के कहां? ऊपर, और घटा के नीचे। मतलब अगर इसमें कोई सी एंड डी लगाएगा तो रिजल्ट हमारा ये मिलेगा। अब एक चीज हमारा और सुनिए,
अगर आपको ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, जोगफल को लिखेंगे नीचे, अवंतर को लिखेंगे ऊपर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, इधर अगर हम लिख दिए जोगफल को नीचे और अंतर को ऊपर, तो इधर वाला भी वैसा ही लिखाएगा, जोगफल नीचे और अंतर ऊपर। दोनों तरफ सेम प्रोसेस करेंगे हम यहां पर, है ना। a प्लस बी बटा ए माइनस बी, प्लस माइनस तो यहां भी प्लस माइनस, अगर माइनस प्लस तो यहां भी माइनस प्लस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम अप्लाई कर दिए सी एंड डी मेथड, तो हमको ये मिला। इसमें अप्लाई किए तो ये मिला। मतलब आप सीखिए कि कभी अगर ऐसा रहेगा, अब अगर इस तरह का हमको पाना है, ऐसा कुछ प्लस में माइनस में प्लस और माइनस में, तो सी एंड डी लगा के हम कर सकते हैं। फिर देखो यहां पे हम क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं अगेन अप्लाई सी एंड डी। फिर से अब इस वाले में सी एंड डी हम अप्लाई करते हैं। देखो नॉर्मली सीखिए कि जब इसमें सी एंड डी अप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा, नॉर्मल सा भिन्न में। माथा में इसको सेट करिए कि ए बटा बी और सी बटा बी सिंपल सा भिन्न रहेगा सिंपल सा। सी एंड डी जब इसमें अप्लाई होगा तो हो जाएगा ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, और यहां भी प्लस में माइनस में। लेकिन वापस जब फिर से इसमें हम सी एंड डी लगाते हैं तो फिर वही जोड़ के ऊपर घटा के नीचे, चलिए जोड़ते हैं। अब पूरा जुटेगा, देखो a प्लस बी पहले से है और नीचे वाला जाकर जुटेगा a माइनस, सही बात है। अब फिर इसमें से क्या होगा, घटेगा, तो लिखिए a प्लस बी, आई माइनस होगा तो हो जाएगा माइनस a, और माइनस और बीच वाला माइनस मिलके प्लस का b हो जाएगा, सही बात है। अब यही काम आप इस तरफ कर लीजिए, तो सुनिए, इन दोनों को जोड़ के ऊपर तो हो जाएगा c प्लस डी, प्लस में c माइनस डी, और घटा के नीचे तो आपका हो जाएगा c प्लस डी, माइनस करना है इसको तो ये माइनस का c, और ये माइनस और ये माइनस प्लस का d हो जाएगा। देखो इसमें कट रहा होगा बहुत ही कुछ, देखिए माइनस बी प्लस बी, माइनस ए प्लस ए, माइनस डी प्लस डी, माइनस सी प्लस सी। यहां के बाद हम इधर आते हैं, तो बोलिए a प्लस ए जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2a, b और b जुटेगा तो 2b हो जाएगा। इधर आ जाइए सी सी जुटेगा 2c, और डी डी जुटेगा 2d आपका होगा। 2 से 2 खत्म, तो बताइए क्या मिल गया, a बाई बी बराबर c बाई डी। पुनः वही मिल गया, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए आपका, देख लो पुनः वही मिला। तो इससे एक बात क्लियर होता है, देखिए यही से ना चले थे, देखो वापस दोबारा लगाया तो वही मिल गया आपका, है ना। इससे एक बात क्लियर होता है कि अगर ऐसा रहेगा सवाल में कभी सिंपल सा भिन्न, तो सी एंड डी लगाएंगे तो ऐसा मिलेगा, और अगर कभी ऐसा रहेगा सवाल में तो सी एंड डी लगाएंगे तो ऐसा मिलेगा। उल्टा ई रहेगा तो सी एंड डी लगाने पर ये मिलेगा, और ये रहेगा तो सी एंड डी लगाने पर ये मिलेगा। देखो इसको आगे बढ़ाया तो मिला कि नहीं, ये वाला बोलिए सुनो, मिला आपका। तो ये आज के बाद याद रखना है, ये सी एंड डी सिर्फ ये रेशियो में नहीं लगेगा, पूरे गणित में अनेकों जगह कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जहां ऐसा भिन्न रहेगा तो उसमें सी एंड डी लगेगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, और कहीं देखिएगा प्लस में माइनस में है, एक ही तरह का टर्म प्लस में है माइनस में है, तो इसमें सी एंड डी लगेगा तो वापस मिल जाएगा सीधे ए बट्टा बी या बराबर सी बट्टा डी। छापिए जल्दी से। अभी देखिए इसका यूज हम सवाल में करेंगे। पूरा गणित में यूज होता है ये। हाँ, नीचे में जो रहेगा चिंटू पांडे बिल्कुल वही जाकर के सिर्फ ऊपर में जुटेगा। अंश और हर को जोड़ के ऊपर और फिर अंश में से हर घटा के नीचे। बोलिए, कुछ पूछना है बोल सकते हैं।
बढ़े आगे। सिंपल सा फ्रैक्शन रहेगा, सी एन डी लगेगा तो इस तरह का मिलेगा, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। और अगर इस तरह का रहेगा, इसमें सी एन डी लगेगा तो सिंपल सा फ्रैक्शन बन जाएगा ए बटा बी। ई रहेगा तो ये मिलेगा, ये रहेगा तो ये मिलेगा, उल्टा ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। ये हमारा क्वेश्चन है, आप सभी लोग नोट करिएगा। ये थोड़ा सा एरो भी दे दीजिए, बहुत लोग नहीं दिए। ये वाला जो है ना, यहाँ पर एरो जरूर दीजिए। एक बार नीचे में एरो यहाँ पर, और फिर वापस ऐसे उल्टा एरो। ये थोड़ा आपको हिंट करेगा कि ऐसा रहेगा। क्योंकि देखो इतना यहाँ पर इतना कैलकुलेशन हुआ है, मेन हमारा यही चीज है कि इसमें सी एन डी लगाया तो ये मिला, और वापस एरो उल्टा लगाया, इसमें लगाएंगे तो ये मिलेगा। एरो को सब लोग जरूर दिखा दीजिएगा। अब चलिए इसको हटाते हैं, आप सवाल नोट करिएगा। देखो ये गिवन है और कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा इसमें से सही है, करेक्ट है, आपसे पूछा जा रहा। देखो बड़ा इजीली कर सकते हैं, सुनिए। 4a + 7b हम क्वेश्चंस को उतार लिए यहां पर, और इंटू में यहां पे हो जाएगा 4c - 7 का d हो गया। फिर इधर राइट में जाइए तो आपका हो जाएगा 4a - का 7b, और फिर यहां पे हो जाएगा 4c और प्लस का 7d हो जाएगा। ठीक ना। अभी देखो ये सही तरीके से जो है सजा हुआ नहीं है। यहां पर 4c होगा। अब सही हो गया। अब देखिए इसको सही तरीके से आप लोग इसको अरेंज करिए। देखिए यहां पर हो गया 4a + 7b, 4a + 7b। अब बराबर के दाहिना साइड आप इसको सभी लोग देखिए, 4a - 7b है तो गुना में है तो इधर नीचे उतर जाएगा भाग में, तो नीचे उतर गया तो 4a - 7b हो गया बराबर। देखो इधर क्या है, प्लस में बोलिएगा सब लोग प्लस वाले को, तो 4c और प्लस का 7d, और ये आएगा नीचे में 4c - का 7d हो जाएगा। सही बात है। देखो मतलब एक जाति वाला टर्म एक तरफ कर लिया, 4c 7d, यहां भी 4c 7d, बस प्लस में है उतार दिए माइनस में, और ये उतार दिए माइनस में। अब आप देखिए, अब बात है कि कैसे माथा में आएगा कि सी एन डी लगेगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक ही तरह का टर्म प्लस में है और एक ही तरह का टर्म, तो जहां एक ही तरह का टर्म प्लस में है और माइनस में है, मतलब ये कॉम्पोनेंडो है और ये डिविडेंडो है, योग है और ये अंतर है, तो वहां सी एन डी लगा करके इसको हम छोटा कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, देखो ये अगर सिंपल सा भिन्न रहेगा a/b, और इसमें सी एन डी जब लगाइएगा, इसमें सी एन डी लगाइएगा तो हो जाएगा a+ बटा a-, अंश और हर को जोड़ के ऊपर घटा के नीचे। लेकिन अगर कभी सवाल में ये दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा, और सी एन डी लगाइएगा तो उसके बदले ये मिलेगा, सिंपली मिल जाएगा a बटा b, बस a बटा b। अब ऐसा नहीं कि लगाने नहीं लगना, आंसर को जोड़ने मत लगना, उतना टाइम नहीं है आपके पास।
समझ आ रहा बात? वो तो एक प्रूफ करिए दिए कि वैसा होता है। अब उसके बाद सीधे इसका रिजल्ट का यूज करिए कि इतना बराबर ये होता है, इतना बराबर ये होता है। तो बोलिए एक ही तरह का टर्म प्लस में और माइनस में तो क्या लिखेंगे? सी एंड लगाने पर ये बट्टा बी, सीधे इतना बटा इतना लिख देंगे, सीधे इतना बटा इतना लिख देंगे। अब देख लो यहां पर हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई सी एंड डी। तो बोलिए जी ई प्लस में है तो क्या लिख देंगे इसको? 4a बटा में 7b। अब सी एंड डी दोनों तरफ लगता है, उधर भी लगेगा तो हो जाएगा 4c और बटा में 7। देखो 4 से 4 कटा ऊपर ऊपर और 7 से 7 कटा और आंसर हमारा हो गया a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अभी कहां पे अवेलेबल है? ए नंबर ऑप्शन में। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसको सही तरीके से क्या करिए? अरेंज करके अब एक बार खाली सी एंड डी लगाइए ना, जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा आपका। नहीं बुझाया? नोट करिए पहले। कर लिए? देखिए सिंपल बात है, ये 4a प्लस का 7b क्वेश्चन को हमने यहां उतारा है, 4a प्लस 7b। फिर देखिए माइनस वाले को हमने क्या किया? नीचे उतार लिया। पहले इसको सजाना है, देखो ये प्लस में और यही माइनस में। फिर देखो ये प्लस में 4c प्लस 7d और ये 4c माइनस 7d इस तरफ था, माइनस में इधर था, तो ये नीचे में जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो यहां बीच में गुणा का साइन है ऐसे, तो कहां जाएगा? नीचे में जाएगा आपका। अब देखिए एक ही तरह का टर्म प्लस में है और माइनस में है, तो जब इसमें सी एंड डी लगेगा तो सीधे हो जाएगा इतना बटा इतना हो जाएगा, 4a बटा में 7b हो जाएगा। और उधर हो जाएगा 4c बटा में 7d हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो जाएगा। बुझाया? किसी को डाउट? चलो अगले पर चलते हैं। सी एंड डी का यूज पूरे गणित में है, अलजेब्रा पढ़िएगा, अलजेब्रा में भी खूब यूज है आपका, है ना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन को सभी लोग नोट करेंगे। कितना आ रहा है? -43/55। हम कहें कि गलत है तब डी आई, और डी आई होगा तो क्यों? पावर ऊपर नीचे सेम नहीं है, हाँ यही कारण है। आंसर इसका डी आई हो जाएगा। मैं बता रहा हूं क्यों। यहां पर ए और बी का रेशियो वैल्यू हम नहीं रख सकते, इसका भी अपना एक शर्त है। रेशियो वैल्यू ऐसा नहीं होता कि हर जगह कहीं भी बैठा दिए, इसका भी अपनी एक कंडीशन है, इसलिए सवाल यहां पर ही रखा गया आपके सामने, ताकि इस चीज को आप जानिए। सुनिएगा, छाप लिए होंगे क्वेश्चन, छोटा सा सवाल है। देखो ये सवाल में a/b दे रखा है 3:4, और इसकी वैल्यू आपसे क्या करता है? पूछता है। देखिए इसमें कुछ लोग के मन में ये बातें आएगा कि सर a की वैल्यू जो है वो आप 3 रख दो और b की वैल्यू आप 4 रख दो। जहां जहां a वहां वहां 3, जहां जहां b वहां वहां 4, और रखे भी, और रखने पर आया भी माइनस में कितना? 43/55 रखने पर आया ही है। देखो ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है आपका, लेकिन ये गलत है। आंसर ये गलत है। इसका कारण ये है, सुनिएगा, इसका कारण
एक विद्यार्थी लिख रहा है सर आप पैसा वसूल टीचर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं फंस गया पैसा वैसा का होता है, विद्यार्थी का फंस जाता है ना? आपका भी फंस गया है? यहां नहीं ना फंसा है, फंसेगा तो खुल के बोलिए कि हाँ पैसा फंस गया है, ये कमी है, आप इसको सुधारिए। अगर आप लोगों को कुछ लगे कि कुछ कमी है तो बोलिए, हमको खुल के बोलिएगा, उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे हम, है ना? है नहीं, अब देखो ये सब में नहीं कि सर एसी लगा यही कमी है, ये कोई कमी नहीं हुआ ये कमी नहीं है, इस कमी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एसी लगाइए, है ना? माथा पर सर का वो पंखा सब पर लगवा दीजिए, है ना? ये कमी मतलब मैं करा रहा हूं, अगर इसमें आपको कोई कमी है ये बताइए हमको, है ना? वो तो चीजें है कि तुरंत अब 10 दिन बाद बरसात आने वाला है ना, ठंडी आ जाएगा, फिर वो कोई कमी वाली बात नहीं है। इसमें कोई अगर समस्या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसे वैसे तो आप कह सकते हैं ना। वैसे हमारा प्रयास है कि कमी नहीं के बराबर हो, है ना? वैसे होता है, भगवान थोड़ी ना कि आदमी 100% लोग को सेटिस्फाइड कर देगा, है ना? हम भी इंसान ही है, लेकिन प्रयास जरूर रहता है। अगर लगे कि नहीं ऐसे वैसे आप करिए और बेहतर रहेगा तो आप कह सकते हो, पहले हमें कोई इतराज नहीं है। देखो कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर है तो कोई अगर बता रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अपने बारे में नहीं कर रहा हूं, आपको भी कर रहा हूं, ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, पूरे मैं दुनियादारी की बात कर रहा हूं, है ना? क्योंकि जीवन जीने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, और दुनियादारी आपको आना चाहिए, है ना? तो कोई भी अगर कमी बता रहा है कि आप में अगर ये कमी है तो उस पर अमल करिए, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। लेकिन आजकल कलयुग का इंसान जो है ना उसको निगेटिव वे में लेता है, थोड़ा ज्यादा बुझाई था वो, है ना? तो ही हमको बताएगा कमी, ये चीजें होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये आंसर आपका गलत है। इसका कारण जो है, इसका आंसर DI होगा। DI मैं बता रहा हूं डिटेल में, है ना? DI का मतलब होता है डाटा इनसफिशिएंट होता है। डाटा इनसफिशिएंट बोले तो आंकड़ा अपर्याप्त है। जैसे देखिए A और B का रेशियो वैल्यू हम तब पुट करेंगे जब अंश और हर के प्रत्येक टर्म में वेरिएबल्स का पावर सेम रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहां A का मान कितना, पावर कितना है, और यहां पे B के पावर 1 है, कुछ नहीं, मतलब यहां 1 है और यहां 2 है। तो अंश और हर में अगर वेरिएबल का पावर अगर सेम रहेगा तभी हम रेशियो वैल्यू बैठाएंगे और तभी हमारा एक प्रॉपर आंसर आएगा। अगर रेशियो वैल्यू, अगर पावर अलग अलग रहेगा ऊपर नीचे, तो फिर ऐसी स्थिति में आंसर नहीं निकलेगा। मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूं कैसे, देखिएगा। आप बताइए, ये तो A और B का रेशियो वैल्यू है, बोलिए, ये तो A और B का रेशियो वैल्यू है। थोड़ा सा रियल वैल्यू से चलिए तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, बैठाना गलत है। कैसे पता चलेगा? जब आप रियल वैल्यू से आप काम करिएगा तब। तो बोलिए A का रियल वैल्यू जो है वो 3x हो जाएगा और B का रियल वैल्यू 4x। आपको हम पढ़ाए हैं कि जब कोई वेरिएबल से गुणा कर देते हैं तो रेशियो का रियल मान बन जाता है, यानी A का रियल मान 3x और B का रियल मान 4x। अब वहां बैठाइए, आपको पता चल जाएगा, जहां जहां A है वहां 3x, जहां जहां B वहां 4x। बैठे 3 और A का मान 3x बैठाएंगे तो 3x का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। अब 4, अब B का मान कितना है, 4x है। फिर यहां पर 3A का मान कितना है, 3x है, और -4 B का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर। यानी फ्रेश लिख लीजिए, 9 27x स्क्वायर, आप प्लस में 16x और यहां पर 9x और माइनस में 64x स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करिए, क्या मिलेगा? x का टर्म हटवे नहीं करेगा, बहुत ज्यादा तो एगो x लेके आप हटा सकते हैं। एगो x कॉमन करिएगा तो यहां x बच जाएगा, यहां खत्म, यहां खत्म, यहां x बच जाएगा। बहुत ज्यादा तो एगो x ऊपर कॉमन लीजिए और नीचे x को काट सकते हैं। फिर भी आप देख रहे हैं x का टर्म यहां पे रह ही गया आपका, सही बात है, x का टर्म यहां पर रह ही गया, x का टर्म यहां पर आ जाएगा जी। अब x का टर्म जब रह ही जाएगा तो ये कैसे आंसर हो जाएगा, x के फॉर्म में आंसर आ रहा है। अब पावर सेम होने से जानते हैं क्या होता है, पावर ऊपर नीचे सेम रहेगा ना तो यहां भी बनेगा x स्क्वायर, यहां भी बनेगा x स्क्वायर। और होता क्या जानते हैं, 9 27 और 4 चौके 16, तो 27 और 16 जोड़ देंगे तो उतना x स्क्वायर ऊपर,
आज सोचोगे 64 और घटा देंगे तो इतना एक्स स्क्वायर नीचे। अब पावर सेम होने से क्या होता है कि एक्स वाला टर्म वहां कट जाता है, और कट जाता है तो इस तरह का मान मिल जाता है ना। तो पावर जब सेम रहेगा तभी एक्स वाला कटेगा, अब पावर जब सेम नहीं रहेगा तो एक्स कटवे नहीं करेगा, और ना एक्स कटेगा ना इस तरह का प्रॉपर आंसर मिलेगा। इसलिए आप सभी को याद रखना है कि रेशियो वैल्यू भी हम तभी पुट करते हैं जब प्रश्न के अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्रत्येक टर्म का पावर क्या रहता है, समान रहता है। यहां पर सीधे यहां पे 1 सेकंड का ही सवाल है, बस नजर जितना देर में पड़ जाए। क्या हम देख रहे हैं कि पावर समान नहीं है तो आंसर मार देंगे DI। एक चीज ध्यान रखिए, अगर कभी गणित के सवाल में DI अगर कहीं सवाल में लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि उसी में मार देना है, लेकिन एक बार ध्यान जरूर देना है कि शायद किसी न किसी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जगह हमने देखा है कि DI रहता तो वही उत्तर होता है। मैं ही नहीं कहता हूं कि DI रहेगा तो वही मार दो, लेकिन एक बार जरूर सोचना है उसके बारे में, ठीक है ना। यहां पर एक नोट लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं भाषा में इसको लिखवा दे रहे हैं। लिखेंगे रेशियो वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट करें, रेशियो वैल्यू एक नोट में लिख लेना है, रेशियो वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट करें, रेशियो वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट करें, रेशियो वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट करें, तभी पुट करें, रेशियो वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट करें, तभी पुट करें जब प्रश्न के अंश और हर, जब प्रश्न के अंश और हर, अंश बोले तो न्यूमरेटर, हर बोले तो डिनोमिनेटर, जब प्रश्न के अंश और हर के प्रत्येक टर्म का पावर समान हो, जब अंश और हर के प्रत्येक टर्म का पावर समान हो, जब अंश और हर के प्रत्येक टर्म का पावर समान हो, जब अंश और हर के प्रत्येक टर्म का पावर समान हो। मैंने क्या बोला कि रेशियो वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट करे जब प्रश्न के अंश और हर के प्रत्येक टर्म का पावर समान हो, तभी रेशियो वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर रेशियो वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम नहीं है, इसका आंसर DI हो जाएगा आपका। कुछ कहना है इसमें किसी को? अब बाकी इतने याद रखना है, एक्स मान करके अब चेक वेक मत करिएगा, है ना, इस समय नहीं देना है, इसको ध्यान रखना है। एक सवाल यहां पर ये लिखिएगा, बस 1 मिनट में छोड़ दे रहे हैं, इसको नोट करेंगे। ये आजकल SSC का कह सकते हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अभी जो CGL का एग्जाम जो चल रहा है उसमें भी इस पैटर्न का सवाल मैक्सिमम शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का क्वेश्चन है और ये पिछले 3-4 साल से लगातार इस पे सवाल बन रहा है। आपके बुक में भी ढेर सारा सवाल मैंने लगा रखा है, दे रखा है। लिख लिए इसको? देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक और एक ये 2 सवाल है ना। इसके बाद हमारा जो है बेसिक जो है 100% अभी रेशियो कंप्लीट नहीं हुआ, बेसिक जो जानकारी होता है वो मैंने आपको दे दिया है। बाकी कल से जो है ना, इसको हम करा रहे हैं, कल से हम बुक का सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। यानी कल के क्लास में आप सभी लोग को लगभग शुरुआत से 50 सवाल पर समय दे के आना है। समझ आ रहा बात? कितने सवाल पर? 50 वो सवाल पर आपका कुछ कुछ नहीं भी बनेगा, उसको घेर देना है। देखो एक जानकारी आप सबके लिए पहले, है ना, देखिए मेरी बात को सुनिए। जैसे आपका मैंने पहला क्लास में बताया था, जैसे ये जो टाइमिंग है इसमें आपको अरिथमेटिक पढ़ाया जाएगा, आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा और DIDS पढ़ाया जाएगा। इसमें
बाकी एडवांस मैथ पढ़ने के लिए 2 टाइम हमने फिक्स कर रखा है एडवांस का, एक सुबह में 8 बजे और शाम में 4 बजे। आप लोग को इन्हीं 2 टाइम में से कोई भी टाइम में अपने आप को एडजस्ट करके एडवांस पढ़ना होगा। और वो मैं नहीं करूंगी अभी पढ़िए, 28 तारीख से पढ़िए, जब भी आप फ्री हो जाएं, जब भी आपको समय मिले तब आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि एडवांस मैथ न्यू बैच मैथ्स का मैं ला रहा हूं सुबह में 8 बजे। इसमें चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा ट्रिगोनोमेट्री, 28 जुलाई से ला रहे हैं। ऑफलाइन सिर्फ आपका ये बैच है। इसमें देखिए आप में से कुछ ऐसे नए विद्यार्थी है ना, जो ये तो बैच आपका अर्थमेटिक का चल रहा है, जैसे कुछ लोग का ऐसा होता है कि सर हमको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना है ना, तो आपको हम एक विकल्प दे रहे हैं वैसे विद्यार्थी को जिनको जल्दी कंप्लीट करना है। एक विकल्प आपको दे रहे हैं कि आप ऑफिस में अपना कार्ड लेके जाइएगा, कार्ड पे टाइम जो है अलाउ करा लीजिएगा सुबह का 8 बजे, और 8 बजे वाली बैच में आकर के आप एक तरफ से एडवांस को खत्म कर सकते हैं और बाकी आपका ये तो अर्थमेटिक चल ही रहा है। ये विकल्प आपके पास है, लेकिन आप अपनी क्षमता भी देख लीजिएगा ज्वाइन करने से पहले कि इन दोनों चीज को हम कवर अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पढ़ना भी तो पड़ेगा। एडवांस में जानते हैं इकरा में तो कॉन्सेप्चुअल है, अर्थमेटिक कॉन्सेप्चुअल, इकरा में समझना है, लेकिन एडवांस में बहुत चीज रटना है। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का 250 आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। वहां भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वहां कम है, रटे वाला चीज ज्यादा है। तो अपनी क्षमता को आप देख लीजिएगा जुड़ने से पहले। दूसरी चीज है, अगर आपके कोई ऐसे मित्र हैं जिनका एडवांस पोर्शन सिर्फ वीक है, सब बढ़िया है, एडवांस कमजोर है, तो वो भी स्पेशल एडवांस हमारे साथ जुड़ सकते हैं 28 जुलाई से सुबह में 8 बजे। तीसरी चीज आपका है लूसेंट का एक बैच आ रहा है 28 जुलाई से। 3 महीना में 90 दिन में आपका पूरा लूसेंट का जो बुक आता है वो आपको पूरा रटवा दिया जाएगा, आपको याद करवा दिया जाएगा। और ये हमारा विचार है सब लोग को ये लूसेंट रटना चाहिए, क्योंकि लूसेंट में जो मैटर जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और एनसीईआरटी बेस्ट ही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम एग्जाम में जो है आपका यहां से क्वेश्चन सीधा टकराता है, सब कुछ दिया हुआ है। तो लूसेंट भी जिनको करना है वो बैच आ रहा है शाम में 4 बजे 28 जुलाई से, पंकज सर कराएंगे। दूसरा लूसेंट का बैच एक चल रहा है, कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ, दूसरा आ रहा है। तो आप इसमें भी जिन्हें भी जुड़ना हो, आपके मित्र को जोड़ना हो, जरूर जुड़ सकते हैं। समझ लिया, 28 जुलाई को 2 बैच, एडवांस मैथ सुबह में 8 बजे और लूसेंट क्या बजे, शाम में 4 बजे, ठीक ना। अब बाकी डिटेल जानकारी अपना ऑफिस में ले लीजिएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और आप हमको कराना है, उसको कल हम करा देंगे स्टार्टिंग में, और फिर बुक का सवाल हम शुरू करेंगे, ठीक है। आज की सेवा यहीं तक, ठीक है, उसको लिख के रखिएगा, हम कल करा देंगे। गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेगी।